अब अपन आ जाते हैं ऑप्शनल। कल का लेक्चर लेंदी रहेगा, आज का तो इसी पे हम खत्म कर रहे हैं। स्टोरी क्लियर हो जानी चाहिए आज से, है ना, कल तो रिटर्न वर्क रहेगा। चलिए, हम थे लेक्चर नंबर 13 पर, और 13 को आज हम खत्म कर लेंगे ऑप्शनल का। हेडिंग डालिए, द अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग, उच्च पूरा पाषाण चित्रकला। द अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग, उच्च पूरा पाषाण चित्रकला। अपर पैलियोलिथिक पेंटिंग में पॉइंट लिखिए। फर्स्ट, रेड पेंटिंग्स मोस्टली डोमिनेटेड, लाल चित्र अधिकतम थे। रेड पेंटिंग्स मोस्टली डोमिनेटेड, लाल चित्र अधिकतम थे ड्यूरिंग द अपर पैलियोलिथिक पीरियड, उच्च पूरा पाषाण समय में। इन अपर पैलियोलिथिक पीरियड, उच्च पूरा पाषाण समय में। ऑल्दो ग्रीन वॉज यूज्ड इन भीमबेटका, हालांकि भीमबेटका में हरा रंग इस्तेमाल हुआ। ऑल्दो ग्रीन वॉज यूज्ड इन भीमबेटका, हालांकि भीमबेटका में हरा रंग इस्तेमाल हुआ। दूसरा पॉइंट, ऐश पेंटिंग्स, राख के चित्र। ऐश पेंटिंग्स, राख के चित्र, बस इतना ही लिखना है। तीसरा, रॉक आर्ट कैन बी डिवाइडेड इन 2 फेज, शैल कला 2 चरणों में बांटी गई। रॉक आर्ट कैन बी डिवाइडेड इन 2 फेज, शैल कला 2 भाग में बांटी जा सकती है। तो इसका छोटे छोटे पॉइंट बन जाएंगे, 2 भाग लिख लो। ए, प्री फिगरेटिव और नॉन आइकॉनिक, पूर्व अलंकारिक एवं गैर प्रतिष्ठित। प्री फिगरेटिव और नॉन आइकॉनिक, पूर्व अलंकारी या गैर प्रतिष्ठित। मतलब ये बिल्कुल शुरुआत की है, एकदम स्टार्टिंग की पेंटिंग्स जो इंसानों ने बनाई, तो वो कुछ भी बना रहे थे, ऐसे कुछ कर दिया, फिगरेटिव कुछ बना दिया, ठीक है, ऐसे मतलब कुछ भी चल रहा था पेंटिंग, कुछ भी। अभी कुछ बनाना भी नहीं आ रहा ठीक तरीके से, नॉन फिगरेटिव है, मतलब अलंकारिक कुछ दिख जाए ऐसा नहीं था। दूसरा, फिगरेटिव और आइकॉनिक, अलंकारिक और प्रतिष्ठित, मतलब ये कुछ तो है ऐसा पता लगने लगा। समझ गए? चौथा पॉइंट, पेंटिंग्स ऑन सम अदर स्टफ, कुछ अन्य चीजों पर भी चित्र बने। पेंटिंग्स ऑन सम अदर स्टफ, कुछ अन्य पर भी चित्र बने, सच एज ऑस्ट्रिच एग शेल, जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे पर। लाइक सच एज ऑस्ट्रिच एग शेल, जैसे शुतुरमुर्ग के अंडे पर। फुल स्टॉप। ये हो गया आपका अपर पैलियोलिथिक की पेंटिंग्स, ये याद रखना है। नेक्स्ट हेडिंग, मेसोलिथिक फेस पेंटिंग, मध्य पाषाण युग की चित्रकला। मेसोलिथिक फेस पेंटिंग्स, मध्यकालीन या मध्य पाषाण युग की चित्रकला। पॉइंट्स लिखिए। पहला, इट शोज द ट्रांजिशन फ्रॉम पैलियोलिथिक टू नियोलिथिक, यह पूरा पाषाण से नव पाषाण के बीच के संक्रमण दौर को बताता है। इट शोज द ट्रांजिशन फ्रॉम पैलियो टू नियो, यह पूरा पाषाण से नव पाषाण के बीच के संक्रमण काल को बताता है। सेकेंड, दिस साइट ड्यूरिंग द मीजो पीरियड, मध्य पाषाण के यह स्थल, दीज साइट्स ड्यूरिंग मीजो पीरियड, मध्य पाषाण के यह स्थल, आर मच लार्जर, बड़े हैं, एंड बेटर प्रिजर्व, और ज्यादा संरक्षित। आर मच लार्जर एंड बेटर प्रिजर्व, बड़े हैं और ज्यादा संरक्षित, क्योंकि पैलियो से तो नए हैं ना, इसलिए ज्यादा सुरक्षित है। तीसरा, रॉक आर्ट ऑफ दिस एज, इस समय की शैल कला, इज इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ, चित्र रूपण के रूप में है। इज इन द फॉर्म ऑफ पिक्टोग्राफ, चित्र रूपण के रूप में है। चौथा, दे आर फाउंड इन बोथ इनहैबिटेड एंड अनहैबिटेड शेल्टर्स,
यह चित्र गैर निवासी और निवासी गुफाओं में मिले। दे आर फाउंड इन बोथ इनहैबिटेड एंड अनहैबिटेड शेल्टर्स। यह चित्र गैर निवासी और निवासी गुफाओं में मिले। इनहैबिटेड एंड अनहैबिटेड शेल्टर्स। 5वां, द पेंटिंग्स हैव बीन डन मोस्टली इन रेड एंड व्हाइट। चित्र ज्यादातर लाल और सफेद रंग से बने हैं। द पेंटिंग्स आर डन मोस्टली इन रेड एंड व्हाइट। चित्र अधिकतम लाल और सफेद में बने हैं। 6, द पेंटिंग्स ऑफ दिस एज वर मोर डिटेल्ड इन नेचर। इस युग के चित्र प्रकृति से ज्यादा सटीक थे। वर मोर डिटेल्ड इन नेचर, प्रकृति में ज्यादा सटीक थे। वर मोर डिटेल्ड इन नेचर। कवर्ड वेरियस थीम्स, जिसमें कई विषय थे। कवर्ड वेरियस थीम्स, जिसमें कई विषय थे। सच एज हंटिंग गैदरिंग, जैसे शिकार और संग्रहण। सच एज हंटिंग गैदरिंग, शिकार और संग्रहण। पेस्टोरलिज्म, चरागाह। पेस्टोरलिज्म, चरवाहा या चरागाह। फेस्टिवल्स, उत्सव। मैजिकल क्योर्स, जादुई उपचार। मैजिकल क्योर्स, जादुई उपचार। मेडिकल ट्रीटमेंट, स्वास्थ्य चिकित्सा। एवं एंड फेशियल एक्सप्रेशन, एवं मुख के हाव भाव। एंड फेशियल एक्सप्रेशन, और मुख के हाव भाव। फुल स्टॉप। इन दिस रिगार्ड, इस मामले में, वी कैन कंसिडर मीजोलिथिक पेंटिंग, हम मध्य पाषाण चित्रों को मान सकते हैं। वी कैन कंसिडर मीजोलिथिक पेंटिंग, मध्य पाषाण चित्रकला को कलात्मक मान सकते हैं। मोर आर्टिस्टिक, कलात्मक मान सकते हैं। मोर आर्टिस्टिक। 7वां पॉइंट, द मीजो पेंटिंग्स आर मोर रियलिस्टिक इन कैरेक्टर। मीजो चित्रकला या महापाषाण चित्रकला अधिक गतिशील है। आर मोर रियलिस्टिक इन नेचर, चरित्र में अधिक गतिशील है। फुल स्टॉप। 8, फीमेल फिगर्स आर इन स्क्वायर शेप बॉडी। महिलाओं के चित्र चौकोर आकार में हैं। फीमेल फिगर्स आर इन स्क्वायर शेप बॉडी, महिलाओं के चित्र चौकोर आकार में हैं। विथ इंट्रिकेटेड डिजाइन, जटिल डिजाइन के साथ। विथ इंट्रिकेटेड डिजाइन, जटिल डिजाइन के साथ। बट मेल फिगर्स आर स्टिक लाइक, किंतु पुरुष चित्र डंडी नुमा है। बट मेल फिगर्स आर स्टिक लाइक, किंतु चित्र पुरुष चित्र लकीर नुमा है। स्टिक लाइक। 9th, ह्यूमन फिगर्स आर सीन विथ मास्क। मानव चित्र में मुखौटे भी दिखे हैं। ह्यूमन फिगर्स आर सीन विथ मास्क, मानव चित्रों में मुखौटे भी दिखे हैं। 10, एक्सरे डिपिक्शन आर ऑल्सो सीन। एक्सरे नुमा चित्रण भी हुआ है। एक्सरे डिपिक्शन आर ऑल्सो सीन, एक्सरे चित्रण भी हुआ है। 11, द वाइल्ड एनिमल्स आर मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट। जंगली जीव सबसे आम विषय है। द वाइल्ड एनिमल्स आर मोस्ट कॉमन सब्जेक्ट, जंगली जीव सबसे आम विषय है। एंड दे हैव बीन डिपिक्टेड इन वेरियस पोस्चर, जिनके कई प्राकृतिक आकार बनाए गए हैं। एंड दे हैव बीन डिपिक्टेड इन वेरियस पोस्चर, जिनके कई प्राकृतिक आकार बनाए गए हैं। प्रकृति में जैसे रहते हैं वैसे आकार बनाए गए हैं। 12, ह्यूमन हैव बीन डिपिक्टेड
यूजिंग टूल्स एंड वेपन्स, मानव चित्रण में हथियारों और औजारों का इस्तेमाल भी दिखा है। ह्यूमन हैव बीन डिपिक्टेड यूजिंग वेरियस टूल्स एंड वेपन्स, मानव चित्रण में हथियार एवं औजार भी दिखे हैं, यानी चित्र में हाथ में भाला है या शिकार करने के लिए है कुछ, या हथौड़ी है पेड़ काट रहा है, ऐसा कुछ दिखाया गया है। नेक्स्ट हेडिंग ये हो गया मेसोलिथिक की पेंटिंग में ये मिलता है। अगला नियोलिथिक चैल्कोलिथिक पेंटिंग्स, नवपाषाण चित्रकला। नियोलिथिक पेंटिंग्स, नवपाषाण चित्र। अब यहाँ और एडवांस हो जाएगा पेंटिंग, अब गांव बन चुके होंगे और गांव का जीवन दिखाया जाएगा चित्रों में। पहला पॉइंट, द विलेज लाइफ इज द मोस्ट कॉमन थीम, सबसे आम विषय है गांव का जीवन। द विलेज लाइफ इज द मोस्ट कॉमन थीम, सबसे आम विषय है गांव का जीवन। मेजर शिफ्ट इन स्टाइल एंड थीम कुड बी नोटिस्ड, विषय एवं शैली में बड़े बदलाव देखे गए। मेजर शिफ्ट इन स्टाइल एंड थीम कुड बी नोटिस्ड, विषय और शैली में बड़े बदलाव देखे गए। कैसे बदलाव देखे गए तो लिखो, एज स्टिफ एंड स्टैटिक आर्ट आर मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि कठोर और सांख्यिक कला ज्यादा प्रसिद्ध हुई। एज स्टिफ एंड स्टैटिक आर्ट आर मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि कठोर और सांख्यिक चित्रकला ज्यादा मशहूर हुई, प्रसिद्ध हुई। स्टिफ एंड स्टैटिक मतलब सांख्यिकी, ऐसे प्लग फील्ड बनाए ना तो ऐसे दिखाया है कि 11 हैं 12 हैं, मतलब यूं करके नंबर्स का गेम ज्यादा करा है उसके अंदर इन पेंटिंग्स में। ऐसे घर दिखाए हैं तो नंबर्स पता लगते हैं, ऐसे घर दिखाए गए हैं। ओके, वो सब इस आर्टिस्टिक लुक देने की कोशिश की है। चैरेट्स हैव बीन शोन इन द पिक्चर, चित्रों में रथ भी बताए गए हैं। चैरेट्स हैव बीन शोन इन द पिक्चर, चित्रों में रथ भी बताए गए हैं। सेकेंड पॉइंट, डिपिक्शन ऑफ गेम्स लाइक, खेलों का भी चित्रण हुआ है। डिपिक्शन ऑफ गेम्स लाइक, खेलों का भी चित्रण हुआ है, जैसे लाइक बॉक्सिंग, मुक्केबाजी, रेसलिंग। अपने जमाने के मैकमोहन होंगे, मनमोहन, क्या नाम है उसका, WWE का ऑनर, विंसेंट मैकमैन, वो मैकमोहन है, ध्यान से पढ़ो तो। रेसलिंग, कुश्ती आर ऑल्सो वेरी फ्रीक्वेंट, फुल स्टॉप। दीज पिक्चर्स शो डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी, इन चित्रों में समाज के वर्गों का चित्रण है। दीज पिक्चर्स शो डिफरेंट क्लास ऑफ सोसाइटी, इन चित्रों में समाज के वर्गों का चित्रण है। सच एज प्रीस्ट, जैसे पुजारी, म्यूजिशियन, गायक, एंड चीफ, और मुखिया। थर्ड पॉइंट, साइजेस वर स्पेसिफिकली लार्जर, इन चित्रों के आकार बड़े हैं। साइजेस वर स्पेसिफिकली लार्जर, इन चित्रों के आकार बड़े हैं। स्पेशली इन साउथ इंडिया, खास तौर पर दक्षिण भारत में। स्पेसिफिकली इन साउथ इंडिया, खास तौर पर दक्षिण भारत में। तो इतना फर्क है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आया मेंस के ऑप्शनल पेपर में तो हैंडल कर सकते हो आप, इतनी डिटेलिंग सफिशिएंट होती है। ओके, ठीक। अब आईवीसी की बात स्टार्ट करते हैं। अगली हेडिंग डाल लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता। इसी चैप्टर का ही हिस्सा है, पर इसमें मैं ज़्यादा नहीं लिखवाऊंगा, कल बहुत सारा लिखेंगे। तो अभी केवल कुछ जो भी हल्का फुल्का लिखवाने का होगा वो मैं आपको बता दूंगा। ओके, आईवीसी, सिंधु घाटी सभ्यता, सबको बेसिक पता है ना आईवीसी का। मेरे को फिर से वापस वो शुरू नहीं करना है, वो हमने एक लेक्चर ले रखा है आईवीसी का। ओके, तो इंडियन हिस्ट्री जनरली कहाँ से शुरू करते हैं? भारत का इतिहास अंग्रेजों ने कहाँ से शुरू किया था? वैदिक काल से। वैदिक काल से इसलिए शुरू किया था क्योंकि अंग्रेजों का ये मानना था कि जो कुछ लिखा हुआ है
शायद वहीं से भारत की शुरुआत हुई है, उसके पहले भारत रहा ही नहीं होगा। दूसरा कारण था जल्दबाजी बहुत थी भारत को समझने की, ताकि ज़्यादा लूट सकें। और भारत को समझना है तो भारत के वेदों को समझो सबसे पहले, क्योंकि भारत वेदों के हिसाब से ही चलता है। तो अंग्रेजों ने इतिहास जो लिखा वो वैदिक हिस्ट्री से लिखना शुरू किया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, कि भैया भारत वहाँ से चला है और भारत वहाँ से बना है, बट भारत उससे भी पुराना रह चुका है। उसके बाद में लेकिन 1921 में जब हड़प्पा के क्षेत्र में रेल लाइन बिछ रही थी और बहुत सारा काम चल रहा था डेवलपमेंट का, तब जाके पता चला कि भारत वैदिक काल तक नहीं था, भारत वैदिक काल से पहले भी था। और कितना पहले था? शायद 5 से 6 हज़ार साल और पहले का था। तो वहाँ से फिर हड़प्पा में खुदाई चली, खुदाई के बाद में बहुत सारे लोगों के नाम याद रखने पड़ते हैं, जैसे दयाराम साहनी, ठीक है। दयाराम साहनी के अलावा जनरल मार्शल करके एक व्यक्ति है। तो ये एक दो लोग बड़े इंपॉर्टेंट से हो जाते हैं। एक दयाराम साहनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भारतीय है और अंग्रेजों की तरफ से जनरल मार्शल रहेंगे, ठीक है। उन्होंने एक्सकेवेट किया, आईवीसी का पता चला और फिर धीरे धीरे मोहनजोदारो का पता चला, चांदहुंद्रो का पता चला, लोथल का पता चला। भारत की सबसे बड़ी साइट कौन सी है? 250 एकड़ से भी बाहर गई हो, राखीगढ़ी हरियाणा, उसका पता चला। तो धीरे धीरे पता ये चला कि ये सिर्फ छोटी सभ्यता नहीं थी, ये तो नदियों के पास बसने वाली बड़ी सभ्यता थी, जो शहर थे, गांव नहीं थे। ये अल्टीमेटली बहुत बड़े बड़े शहर थे और एक जगह नहीं थे, ये सैकड़ों जगह पर फैले हुए थे। और उस वक्त दुनिया में कहीं शहर नहीं होते थे, होते भी थे तो कम होते थे, गांव ज्यादा होते थे, शहर कम होते थे। बट आईवीसी ने सब कुछ बदल के रख दिया और पता ये चला कि इंडिया बहुत आगे से था, बहुत पहले से ही। तो इट वॉज द अर्लीस्ट अर्बनाइजेशन इन इंडिया। अब हमें आईवीसी समझने से पहले ये समझना पड़ेगा कि अर्बनाइजेशन क्या होता है, शहरीकरण हम किस चीज को कहते हैं, क्या मीनिंग होता है। बहुत से मीनिंग हो सकते हैं। शहरीकरण किसे कहा जाता है, क्या होता है जिससे हम एक शहर को शहरीकरण बोल सकें? फैसिलिटीज, लेकिन फैसिलिटीज कौन कौन सी? बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, बिजनेस, व्यापार, मैन्युफैक्चरिंग, वो सारी की सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। बट मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इतिहास की बात कर रहा हूं। इतिहास में तो बिजली थी नहीं, इतिहास में तो डामर भी नहीं था, तो भी हम किसी शहर को शहर क्यों बोल पा रहे हैं? या सिंधु घाटी सभ्यता की किसी एक जगह को शहर क्यों बोल रहे हैं, गांव क्यों नहीं बोल रहे हैं उसको? क्योंकि हम अगर पीछे झांक के देखें तो हमारे लिए तो वो क्या है, गांव जैसे ही मिलेंगे। लेकिन उस वक्त उसे शहर क्यों बोला गया? शहर की क्वालिटी क्या होती है पहले तो ये बताओ। इजी लाइफ, आरामदायक जीवन। आपको गांव में जो फैसिलिटी मिलेंगी उससे कहीं ज्यादा फैसिलिटी आपको शहरों में मिल जाएंगी, ठीक है। दूसरा, लोग भागते किस तरफ है हमेशा? काम के लिए, गांव से शहरों की तरफ। तो काम ज्यादा कहाँ मिलेगा आपको? शहरों में मिलेगा, इसीलिए हम उसे शहर कहते हैं। ओके, अगला होता है बीमारियां। बीमारियां ज्यादा कहाँ मिल सकती हैं? स्वच्छता कहाँ, गंदगियां कहाँ ज्यादा होंगी? गांव में ज्यादा रहती हैं। ओपन डेफिकेशन चलता है, शौचालय नहीं होते थे, लेकिन शहरों में क्या होते हैं, शौचालय वगैरह होते हैं। सेम टू सेम आईवीसी में भी क्या होता था, ओपन डेफिकेशन नहीं होता था, लोगों के घरों में टॉयलेट होती थी। आज से 8000 साल पहले, जब पूरी दुनिया में आदि मानव घूम रहे थे वो करके, ऐसे पत्ते लटका के, उस टाइम पे अपने पास में शहर थे, टॉयलेट्स बनी हुई थी। ये फर्क था भारत में और दूसरी दुनिया में, दूसरे देशों में। देश तो थे ही नहीं, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम थी। और क्या हो सकता है? जो बहुत सारी फैसिलिटीज का होना, जैसा आपने कहा, अनंत फैसिलिटीज हो सकती हैं। अब मुझे ये बताओ कि रिसोर्सेज, ये भी हो सकता, संसाधन, लेकिन इनमें से हर चीज का होना क्या शहर बनाने के लिए काफी है? नहीं। दिल्ली की बात ले लेते हैं। दिल्ली, तो दिल्ली में रिसोर्सेज के नाम पे क्या है? दिल्ली में कोई खदान है जिससे सोना चांदी निकलता है? नहीं। फिर भी दिल्ली क्या है? शहर है। तो मैं वही पूछ रहा हूँ, शहर क्या होता है? दिल्ली में क्या एग्रीकल्चर होता है भयंकर? नहीं होता। वो तो आसपास के क्षेत्रों में होता है, दूर दूर आसपास, जहाँ गांव आ जाते हैं। तो जहाँ एग्रीकल्चर नहीं होता, यानी वहाँ अनाज का रिसोर्स नहीं है, जहाँ पर ऐसा कोई इंडस्ट्री भी कोई बहुत ज़्यादा तो है नहीं दिल्ली में कि उद्योग ही उद्योग है दिल्ली में चारों तरफ, नहीं।
ठीक है, सब दूर दूर हैं। तो दिल्ली शहर कैसे बना ये बताओ। एडमिनिस्ट्रेशन, प्लान सिटी, पूरी प्लानिंग करके बना? नहीं बना। प्लान करके चंडीगढ़ बना है। भारत का कौन सा शहर प्लान? रतलाम प्लान करके बना है। रतलाम में अगली सड़क किधर मुड़ जाएगी, अगली नई कॉलोनी कहाँ कटेगी, अब क्या प्लान करके होता है? नहीं, कुछ प्लान नहीं होता। दिल्ली भी प्लानिंग में नहीं है, बस वो कैनॉट प्लेस है प्लानिंग का हल्का फुल्का सा। और क्या है दिल्ली में प्लानिंग? कुछ नहीं है प्लानिंग। प्लानिंग इसलिए नहीं हो पाती क्योंकि कौन सा व्यापार किस दिशा में कहाँ चला जाएगा आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इसलिए प्लानिंग नहीं हो पाती। ओके, बहुत कम, बहुत रेयर सिटीज होती हैं जिनकी प्लानिंग हो पाती है। एजुकेशन बोल सकते हो दिल्ली में है, लेकिन ऐसा नहीं है। एजुकेशन के मामले में अब मान लो जेएनयू जब ओपन हुआ था तो दिल्ली में ओपन नहीं हुआ था, दिल्ली के पास के गांव में ओपन हुआ था। वो तो दिल्ली फैला तो जेएनयू कहाँ आ गया? मुझे बताओ ना कि कॉलेजेस जो होते हैं ज़्यादातर शहरों में खुलते हैं या शहरों के बाहर खुलते हैं? गाँव की तरफ। आज इस सिटी को भी देख लो, सारे कॉलेजेस कहाँ मिलेंगे? बाहर, गाँव की तरफ रजिस्टर्ड होंगे कि ये इस गाँव का हिस्सा है, ये कॉलेज। रतलाम का हिस्सा कोई भी नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये फर्क है कि शहर होते क्या है, शहरीकरण क्या होता है, उसको समझना पड़ेगा आपको अच्छे से। आईआईटी सुना है आपने? आईआईटी दिल्ली, उसको शिफ्ट करने की बात कर दी, अब हरियाणा पहुंचा देंगे। तो ये तो शहर है, शहर इतना दिल्ली में से आईआईटी हटा के हरियाणा पहुंचा रहे हैं, ऐसा क्यों? कुछ रीजन रहे होंगे। मतलब एक बात तो क्लियर है, शहरीकरण होना अच्छी बात 100% अच्छी बात नहीं है। हो सकता है उसमें कुछ अच्छा हो लेकिन कुछ बुराइयां भी होती है। शहरीकरण का मतलब ये आपको नहीं मान लेना है कि कोई अच्छा ही होगा, क्योंकि आप एक थॉट बना लोगे कि गांव बुरे हैं और शहरीकरण अच्छा होता है। ठीक है, गांव कितनी चीजों में शहर से अच्छे हो सकते हैं। खुलापन, जब आप बात करते हैं घरों की, आपको शहरों में जो घर दिखेंगे और गांव में घर दिखेंगे, आप फर्क आ गया। गांव में बंगले बना लेते हैं अब लोग और एकदम फ्री रहते हैं, खुले हुए। शहरों में आते हो तो कबूतर खाना दिखता है सब जगह। किसी भी पॉश कॉलोनी में जाओ या किसी कंजेस्टेड कॉलोनी में जाओ तो हालात वैसे ही दिखते हैं। एजुकेशन तो गांव में भी है, इंटरनेट आ गया है, बिजली अब गांव तक भी पहुंच रही है तो वो भी हो गया है। उसके अलावा और क्या? खाना ज़्यादा बेहतर कहाँ का मिलता है, गाँव का या शहर का? गाँव का मिलता है। ठीक है, तो शहरीकरण हो जाना अच्छी बात है ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ठीक है, गांव बेहतर होते हैं बहुत सारी चीज़ों में। अच्छा खाना, अच्छा घर, अच्छा रहन सहन, अच्छा ऑक्सीजन मिलना और दिन भर फ्री रहना, मस्त रहना, घूमते फिरते रहना, ये रहता है। लेकिन फिर भी शहरीकरण होता क्यों है और उसका मीनिंग क्या होता है? वो जुड़ता है सिर्फ और सिर्फ व्यापार से, ट्रेड। ठीक है, व्यापार ही शहरीकरण को आगे बढ़ाता है। ऐसी ज़रूरत किसी क्षेत्र में है और उस क्षेत्र के अंदर कुछ घर उस ज़रूरत को पूरा कर रहे हैं, वहाँ से शहर बनने की शुरुआत होती है। तो आईवीसी एक शहर थे, ऑप्शनल में यहाँ से कहानी शुरू नहीं होगी, शहर बनते कैसे हैं वहाँ से शुरुआत होगी। तो पहले गांव बनाने पड़ेंगे, फिर उनको शहर बनाना पड़ेगा, फिर आगे की बात करनी पड़ेगी। ये ऑप्शनल की हिस्ट्री की डिटेलिंग है, इतना ज़्यादा सोच विचार आपको अपने उसमें रखना पड़ेगा। 2013 में मैं दिल्ली में था, मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म होने वाली थी आईसीएस से, और उसके बाद में मैं 2013 का यूपीएससी दे रहा था। मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो। प्रीलिम्स मेरा पहले बार में ही क्लियर हो गया था, हमको टेंशन नहीं थी इतनी। दोस्त वोस्त भी थे 3-4, वो भी दे रहे थे। मेंस 3 महीने में होना था। इधर कॉलेज भी ख़त्म हो गए थे तो घर भी आना था। फिर हमने सोचा था कि 3 महीने दिल्ली में ही रहते हैं क्योंकि सेंटर भी यहीं है, तो मेंस भी यहीं देंगे। अब दिल्ली कितना कंजस्टेड है और क्यों गांव से बुरा है? बुरा नहीं बोल रहा हूँ, दिल्ली बिजनेस में अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों में 10 चीज़ों में अच्छा है, बट भरोसे में अच्छा नहीं है। आप एक छोटे गांव की बात करें तो छोटे गांव में हर कोई एक दूसरे को जानता है। आप चीज़ें उधार लेते हैं तो आप 1 साल बाद भी देंगे तो चलेगा, लेकिन दिल्ली में ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। चीटिंग होने का बहुत ज़्यादा डर होता है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा हो गए। एक व्यक्ति को देखोगे तो शायद वो जीवन में कभी वापस नहीं दिखेगा, ऐसा होता है। 135 करोड़ लोग यहाँ पर। ठीक है, हम रतलाम में ही हर दिन कितने नए लोगों को बार बार देख लेते हैं। कुछ लोगों की शक्ल दिख जाती है, लेकिन आप किसी भी इंसान को देखोगे वो हमेशा नया ही दिखेगा रतलाम में, क्योंकि जनसंख्या इतनी है, क्या करोगे, हर एक को तो पहचान नहीं सकते। तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं कंजस्टेड वाली चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब हमने पढ़ने का सोचा तो हॉस्टल से तो फ्री हो गए थे हम, कॉलेज ख़त्म हो गया था हमारा। अब चाहिए था रूम। अब रूम चाहिए
तो मुझे रूम पसंद नहीं, क्योंकि वो रूम क्या काफ़ी कंजेस्टेड होते हैं। तो मुझे चाहिए था कि एक पूरा घर, अगर पूरा का पूरा ही घर मिल जाए तो पार्टी अच्छी होगी, ठीक है। तो वो पूरा घर लिया, पूरा घर लिया तो मतलब उसका फर्स्ट फ्लोर मिल गया था, ऊपर मकान मालिक रहता था। फर्स्ट फ्लोर में हम जब, ठीक है, इंडिविजुअल था, फ्रीली रह सकते थे, रूम में तो थोड़ा सा बंदिशें रहती, तो फ्रीली रह सकते थे हम। तो अंदर हमने चेक किया और पेमेंट देके, महंगा भी था, पेमेंट देके बात को कंप्लीट कर लिया, गांधी विहार में लिया था। तो हुआ ये कि जब अंदर देखा तो सब कुछ वेल मेंटेन, नई बिल्डिंग, वेंटिलेशन एक भी नहीं, इस तरफ भी घर, इस तरफ भी घर, पीछे भी घर, वेंटिलेशन के नाम पे कुछ नहीं। फ्रिज भी खरीदा था उसी वक्त, तो गर्मी भयंकर लगती थी, फ्रिज खोल के रखते थे थोड़े दिन तक हम कि हाँ थोड़ा सा ठंडक रही। एसी बना दिया था उस फ्रिज का पूरा। बिजली का बिल भी बहुत आ गया, क्योंकि उस वजह से फ्रिज ने काम करना बंद कर दिया और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ले ली। तो ऑप्शन क्या बचा, पैसे तो दे दिए, 3 महीने रहना भी है, ऑप्शन ये बचा कि अब बैल्कनी के बाहर सो, घर के अंदर तो नहीं सो सकते, गर्मी इतनी, सफोकेशन इतना हो जाता। तो वो सफोकेशन की बात कर रहा हूँ। तो जनरली मैं बाहर सोया करता था। अब बाहर सो रहा था, एक दिन रात की 12 बजे पायल की आवाज़ आने लगी मेरे को। एक दिन आया था ऐसा, अब अपन वैसे ही बहुत से डरते, और वो पायल की आवाज़ तो आ रही है, वो टाइम के साथ ऐसा लग रहा आवाज़ बढ़ती जा रही है और वो पास आती जा रही है। तो मैं बहुत घबरा गया था। फिर मैंने वहाँ मैंने सफोकेशन ही अच्छा है मेरे, तो मैं बाहर नहीं सो सकता, मैं अंदर सोऊंगा। फिर कल अगले दिन पता चला कि टेनेंट और उसकी वाइफ मूवी देख के आ रहे थे और वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा रहे थे। ठीक है, तो वो हादसा हुआ था एक। कहने का मतलब ये, शहर अच्छे हों, शहरीकरण अच्छा हो, वो ज़रूरी नहीं है। आपको दूसरी जगह गांवों में भी काफ़ी फ्रीनेस मिल सकती है। अब अपन को बस इतना लिखना है कि अर्बनाइजेशन होता कैसे है, बस एक ये लाइन लिख लो, उसके एड पॉइंट लिख लो, फिर खत्म हो जाएगा। हाउ अर्बनाइजेशन इज डन, शहरीकरण होता कैसे है, या शहरीकरण क्या होता है, आप अपनी मर्जी से लिख लीजिए। व्हाट इज अर्बनाइजेशन, शहरीकरण क्या होता है, कैसे होता है, या क्या होता है। 8 पॉइंट लिख लो। शहरीकरण के लिए 8 चीजें जरूरी हैं। पहले को छोड़ दो, पहले दूसरा पॉइंट लिखो। दूसरे पॉइंट में लिखो सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां। सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां क्या हो सकती है, द्वितीयक आर्थिक गतिविधियां। प्राथमिक आर्थिक गतिविधि क्या होती है, अरे यार, प्राथमिक आर्थिक गतिविधि तो यही होगी ना। हमने सबसे पहले क्या करना स्टार्ट किया, एग्रीकल्चर शुरू किया। अब मान लो ये एक गांव है जिसमें घर बने हुए हैं, और हमें पता होता है गांव कैसे होते हैं, घर पास पास में होते हैं और चारों तरफ खेत होते हैं, और हर गांव का एक खेत, हर घर का एक खेत होता है। अब समझिए सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है और ये गांव शहर कैसे बनेगा। बहुत सारे घर हो चुके हैं और हर घर दूर दूर जाके कृषि करता है। क्या कृषि ही इनकी डिमांड है केवल? इनको पानी भरने के लिए मटके नहीं चाहिए, पहनने के लिए कपड़े नहीं चाहिए, और भी चीजें चाहिए, खाने के लिए बर्तन नहीं चाहिए। तो कृषि करने वाले ये सब नहीं बना सकते। अब इनमें से कुछ घर क्या होते हैं, एग्रीकल्चर छोड़ देते हैं और ये सोचते हैं कि प्रॉफिट घर बैठे बैठे शायद कपड़े बनाने में, बर्तन बनाने में, और ये जो मटके वगैरह होते हैं वो बनाने में हो सकता है। और ये क्या करते हैं, मटके बनाना स्टार्ट करते हैं, और बाकियों की ज़रूरत पूरी हो जाती है, क्योंकि वो खुद की ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कृषि करना है। तो बदले में ये कपड़ा देगा, बदले में ये अनाज दे देगा। बार्टर सिस्टम शुरू हो गया, लेन देन वाली व्यवस्था जिसमें सिक्के नोट नहीं होते हैं। जब एक व्यक्ति ने यह काम किया तो दूसरे ने सोचा कि मैं भी क्यों मेहनत करूं, अपन भी पड़ोस में ही दुकान खोल लेते हैं। तो उसने भी ये काम शुरू किया। ऐसे करते 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 एक ऐसी गली बन गई जिसमें क्या है, आपके नीड या जो भी ज़रूरत है, उसके सामान की ज़रूरत जो भी है, वो एक गली में आपको मिल जाएगी गाँव के। अब धीरे धीरे, क्योंकि हम विकास के चरण पे रुके नहीं, हमारा डेवलपमेंट होता गया, तो हमारी ज़रूरत बढ़ रही है। अब बर्तन भांडों से काम नहीं हो रहा, अब टेक्नोलॉजिकल चीज़ें, अब तो रथ बनाने वाला भी चाहिए, अब हथियार बनाने वाला चाहिए, वेपन्स बनाने वाला चाहिए, ढाल बनाने वाला चाहिए, बरसात में सुरक्षा करने के लिए वो जो छपरा होता है वो बनाने वाला चाहिए। ठीक है, लकड़ी काट कर उसको, उससे घर बनाने के लिए लकड़ी काट कर लाने वाला चाहिए। ऐसी डिमांडिंग चीज़ें बढ़ती गई
तो ऐसी डिमांडिंग शॉप्स भी बढ़ती गई। ये बढ़ क्यों रही है? अब फर्स्ट पॉइंट, सरप्लस अधिशेष। सरप्लस अधिशेष, अधिशेष होने की वजह से जब समाज में कुछ एक्स्ट्रा इकट्ठा हो जाता है तो दूर दूर से लोग आते हैं खरीदने के लिए कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा है तो हम पैसे दे रहे हैं, या कोई बकरी या बार्टर सिस्टम के तहत एक्सचेंज कर रहे हैं, तुम हमें दो, हम तुम्हें वो सामान दे देते हैं। तो वो जगह क्या हो जाती है? मार्केट जैसी दिखने लग जाती है, मतलब व्यापार जैसा कुछ शुरू हो गया है। बस यही शुरुआत है किसकी? शहर की। यही बढ़ते 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 शहर बन जाता है। और जब शहरों में आप जाते हैं तो आपको वो सेंस वहीं मिलता है, वो गया हुआ नहीं रहता है। जैसे कि सोना खरीदना है तो उसकी एक गली मिलेगी रतलाम में, बर्तन खरीदने हैं तो उसकी एक गली मिलेगी, कपड़े खरीदने हैं तो उसका एक मार्केट मिलेगा, और सब पास पास रहेंगे। दैट मीन्स रतलाम जब बना होगा तो रतलाम शुरुआत में गांव जैसा ही रहा होगा, बहुत छोटा, जहाँ शायद इस जगह पर बिल्कुल भी राजा महाराजा तब तक आए भी नहीं होंगे, फिर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें चल रही होंगी डिमांडिंग। तो यही बनाती हैं अलग अलग पैचेस दूर दूर के, और ये पैचेस जुड़े हुए होते हैं गाँवों से, जहाँ पर गाँव के लोग आते हैं, सामान खरीद के वापस चले जाते हैं, और यही बनता है शहर। सरप्लस अधिशेष, इसको हम आज के टाइम पे कंपेयर करें तो रेलवे से कंपेयर कर लो। रेलवे का सबसे बड़ा कार्यालय यहाँ पर है। रहने वाले लोग भले ही किसी भी क्षेत्र के हों, वो उस क्षेत्र में जाते नहीं है, वो रहना कहाँ सेलेक्ट करते हैं? रतलाम में ही, कि भैया आना जाना बहुत रहेगा। तो ये चीजें क्या करती हैं? सरप्लस चीजें क्या करती हैं? शहर को बड़ा बनाती है, विस्तारित करती हैं, फैलाती हैं। सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी में लिख लो, द्वितीय आर्थिक कार्य में लिखो, 2 एरो बना लो। एक एरो में लिख लो मैन्युफैक्चरिंग, निर्माण, विनिर्माण, और दूसरे में लिखो व्यापार, ट्रेड। समझ गए? मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई है, किसी चीज का बनना शुरू हुआ है, जो भी वो चीज बना रहा है वो 10 साल में स्पेशलाइज तो हो जाएगा, उसको चीजें बनाना आ जाएंगी और वो तेजी से बना पाएगा, और उस वजह से उसका व्यापार सुधरेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड की वजह से ही सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज शुरू होती हैं। अब एग्रीकल्चर से आगे बढ़ चुके हो आप, ठीक है, और यही आगे बढ़ना ही गांव से शहर की तरफ बढ़ना हो रहा है। तीसरा पॉइंट, मेटल यूज, धातु का उपयोग। कौन सा ऐसा शहर है जिसमें धातु का उपयोग नहीं होता? शहर में धातु का उपयोग होता है। चौथा, कॉइन्स, सिक्के। शहर में तो आप आदान प्रदान कर लोगे, लेकिन ये काम गांवों में हो सकता है लेकिन शहरों में नहीं हो सकता, क्योंकि शहर दूर दूर होते हैं और आप किसी से उधार नहीं ले सकते, उसको बदले में कुछ तो चाहिए। तो वो कुछ क्या बन गया? सिक्के बन गए, ठीक है। 10 भेड़ों को उठाने की बजाय 10 सिक्के लेके घूमो तो ज्यादा आसान रहेगा ना काम। ओके, इसीलिए सिक्के आए। पांचवा, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, राजनीतिक ढांचा। जब शहर बन जाता है तो शहर को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? राजनीतिक ढांचा, क्योंकि लोग ज्यादा हैं तो चीट होने का चांस, गलत होने का चांस, धोखा देने का चांस भी बढ़ जाता है। गांव में इतना नहीं हो पाता, गांव में इज्जत बना के रखनी पड़ती है और कम लोग रहते हैं इसीलिए। छठा, पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनसंख्या चाहिए होती है बहुत सारी। सातवां, क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना। क्लास कॉन्शियसनेस, वर्ग चेतना, ब्रैकेट में लिख लो प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब लोगों की क्या बनने लग जाती है? निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी बनने लग जाती है, मतलब क्लास कॉन्शियसनेस आ जाती है। जैसे आप अगर किराए का मकान लेने निकले तो पॉश कॉलोनी में ज़्यादा महंगा मिलेगा, लेकिन नॉर्मल कॉलोनीज में सस्ता मिलेगा। ये फर्क क्लास कॉन्शियसनेस का। आठवां आखिरी, स्क्रिप्ट, लिपि। शहर बनाने के लिए लिपि क्यों ज़रूरी है? क्योंकि शहर बनने के लिए बिजनेस ज़रूरी है, और बिजनेस बिना लिखा पढ़ी के तो हो ही नहीं सकता। गांव में तो फिर भी बिना लिखा पढ़ी के काम चल जाता है, शहर में बिना लिखा पढ़ी के काम चल नहीं सकता। इसको स्क्रिप्ट बोला है, भाषा का ज्ञान होना, ठीक है। अब ये सब किसने बताया? अगली लाइन लिखिए, आखिरी। गॉर्डन चाइल्ड डिस्क्राइब द अर्बनाइजेशन ऑफ IVC। गॉर्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी का शहरीकरण समझाया था।
गॉर्डन चाइल्ड डिस्क्राइब्ड अर्बनाइजेशन ऑफ आईवीसी। गॉर्डन चाइल्ड ने सिंधु घाटी सभ्यता का या आईवीसी का शहरीकरण समझाया था। ही ऑल्सो सेड दैट, उन्होंने ये भी कहा कि, ये 8 पॉइंट तो बताए उन्होंने, फिर उन्होंने ये भी कहा कि इट वॉज अ रेवोल्यूशन, यह एक क्रांति थी। इट वॉज अ रेवोल्यूशन, यह एक क्रांति थी। बट ही वॉज रॉन्ग, किंतु वे गलत थे। बट ही वॉज रॉन्ग, किंतु वे गलत थे। एज अर्बनाइजेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, क्योंकि शहरीकरण धीमा होता है। एज अर्बनाइजेशन इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, क्योंकि शहरीकरण धीमा होता है। क्रांति का मतलब क्या होता है? तुरंत अभी के अभी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के शहर तुरंत अभी के अभी नहीं बने होंगे, समय के साथ, ज़रूरत के साथ। जैसे ये बताया ना, स्ट्रक्चरल वे में जो ज़रूरतें बढ़ती गई, वैसे वैसे शहर बड़े होते गए या शहर बनते गए। ठीक है, तो गॉर्डन चाइल्ड ने बोला सबसे 8 पॉइंट कि ऐसे 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 करके शहर बनते हैं, बट उन्होंने गलत क्या बोल दिया? ये क्रांति थी। क्रांति नहीं थी, एक साथ नहीं बने थे, ये समय के साथ, हो सकता है 1000-2000 साल लगे हों इन सबको बनने में। ओके, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे के लेक्चर जो भी हम पढ़ेंगे, शहरीकरण क्या होता है वो पता होना चाहिए। आईवी से तो शुरू भी नहीं किया हमने, ठीक, वो कल से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे।